हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे, माने जो फुटवेयर रिटेल इंडस्ट्री है इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। इसमें जो डिफरेंट प्लेयर्स है उनकी भी बात करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम वैल्यूएशंस की भी बात करेंगे एंड साथ साथ P2P एनालिसिस भी करेंगे। पर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हमने डिफरेंट कंट्रीज में देखा एंड एक्चुअली इंडिया में भी देखा कि जो रिटेल सेक्टर है ये काफी अच्छा करता है जब व्हेनेवर द इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेरी वेल। इसका क्यों ऐसा होता है, क्या इसका रीजन है? सिंपल रीजन क्या है कि जब हम इकोनॉमिक्स में से एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है या किसी कंट्री की जो जीडीपी क्या होती है, तो सिंपली एक जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, C+G+I + X-M। माने कंट्री का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो C है, फिर G जो कंट्री की जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है, I क्या है जो कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, एंड साथ साथ X-M के एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, माने नेट एक्सपोर्ट्स उस कंट्री के कितने हैं। तो अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं तो इंडिया में ऑलमोस्ट 59 to 60% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है आज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से आता है। साथ साथ अगर हम बाहर की भी कंट्रीज देखते हैं, फिर टॉक अबाउट यूएसए, तो यूएसए में अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो वहां पे भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब भी हम कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो उस एरिया में रिटेल सेक्टर काफी ज्यादा अच्छा करता है। एंड रिटेल सेक्टर की काफी अच्छी चीज क्या है कि ये सेक्टर बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है कि सिंपली कि इस सेक्टर के अंदर डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटजीज भी काम करती है। अगर हम यूएस की बात सिर्फ एग्जांपल लेते हैं तो यूएस के अंदर हमने देखा है कि जो लो कॉस्ट रिटेलर्स हैं, जैसे अगर हम वॉलमार्ट की बात करें या हम कॉस्टको की बात करें, तो दोनों काफी अच्छा कर रहे हैं उन्होंने लास्ट 4 to 5 डेकेड्स में। साथ साथ अगर हम यूएस के अंदर लग्जरी रिटेल की भी बात करें, सो देयर आर लग्जरी रिटेल्स कंपनी लाइक एलवी, या अगर हम एरमेस की बात करें तो अगेन दीज कंपनीज हैव डन वेल। एक और कंपनी है जो फर्नीचर के लग्जरी रिटेल में RH करके, सो इवन दैट कंपनी हैज डन वेल। तो ये तो लग्जरी रिटेल एंड जो नॉर्मल वैल्यू रिटेल है उसकी बात रही। पर जब हम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो लास्ट 4 to 5 ईयर्स में इंडिया में रिटेल के इन्वेस्टिंग ऑप्शंस बहुत बढ़ गए। तो इंडिया में भी रिटेलर्स ने काफी अच्छा करा। अगर हम डीमार्ट की बात करते हैं तो डीमार्ट का क्या स्ट्रैटेजी है, एवरीडे लो कॉस्ट एंड एवरीडे लो प्राइसेस, माने हर रोज के लो कॉस्ट एंड हर रोज का लो प्राइस। सो अगेन अ स्ट्रैटेजी ऑफ बीइंग वेरी वैल्यू फोकस्ड। अगर हम वी मार्ट की बात करते हैं तो वी मार्ट ने भी बहुत अच्छा करा है। वी मार्ट का क्या स्ट्रैटेजी है, मास वैल्यू, माने एकदम मास वैल्यू ब्रांड, कि अगर वहां पे आप वी मार्ट के अंदर जाके कपड़े देख रहे हैं तो 250 से 300 रुपए के कपड़े मिल जाते हैं। सो अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेगमेंट है उनको टारगेट कर रहे हैं। फिर थर्डली अगर हम इन दोनों को छोड़ के एक डिफरेंट कैटेगरी की तरफ आते हैं, अगर हम टाइटन की बात करते हैं, सो अगेन टाइटन ने भी काफी अच्छा करा है। टाइटन का क्या मतलब है, ट्रस्ट एंड साथ साथ जो अगर हम ज्वेलरी रिटेल की बात करते हैं तो आज टाइटन का आफ्टर 2 डेकेड्स जाके 10% मार्केट शेयर हुआ है। सो अगेन यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्ट्रैटेजी है चल रहे हैं। फिर अगर हम इंडियन एग्जांपल में अगर हम फुटवेयर के अंदर बात करते हैं तो बाटा ने काफी अच्छा करा है ओवर द ईयर्स, साथ साथ जो रिलैक्स है उसने भी काफी अच्छा करा है। फाइनली अगर हम ऑल दो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास वेदांत फैशंस का। सो वेदांत फैशन इज द ओनर ऑफ द ब्रांड मन्यावर। एंड मन्यावर जितनी भी इंडिया के अंदर वेडिंग्स हो रही है तो यहाँ पे जितनी भी शेरवानीज है इनका एक ब्रांड बन चुका है मन्यावर। एंड मन्यावर के अंदर इस टाइम पे क्या हो रहा है कि शायद से ये लग्जरी रिटेलिंग की तरफ ही हम इसको कह सकते हैं इंडियन वेडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट इनका जो ईबिटा मार्जिन है 40% के आसपास है एंड इनका जो ROIC है ऑलमोस्ट 35% के आसपास का चल रहा है इस टाइम पे। वेदांत फैशन के साथ साथ फिर हम एक और ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी की तरफ आ जाते हैं, दैट इज ऑफ ट्रेंट लिमिटेड। तो ट्रेंट लिमिटेड का क्या स्ट्रैटेजी है, 2 स्ट्रैटेजी है। एक तो पहली चीज वैल्यू फैशन है एंड साथ साथ सेकंड चीज क्या है, फास्ट फैशन है। फास्ट फैशन का क्या मतलब कि आप पूरी जो सप्लाई चेन है उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं एंड आपका जो सीजन्स हैं, माने अगर आपके 12 या 14 सीजन्स हैं एक ईयर में, तो बार बार जो अपनी इन्वेंट्री है उसको चेंज करें, यहाँ से जो आपके स्टाइल्स हैं उनको आप चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब फास्ट फैशन है। वर्ल्ड का जो वन ऑफ द बिगेस्ट फास्ट फैशन कंपनी है दैट इज ज़ारा एंड यूनिक्लो की बात करें तो ऑल दीज 2 कंपनीज आर एग्जांपल्स ऑफ फास्ट फैशन। एंड रिटेल के अंदर फास्ट फैशन का भी कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा हिट है जब क्लोथिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंट इज द ओनर ऑफ वेस्ट साइड एंड साथ साथ ज़ारा में इनका जॉइंट वेंचर है। सो अगेन दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी व्हेन इट कम्स टू रिटेल। तो इसका पर्पस क्या था आपको बताने का कि जब हम फुटवेयर रिटेल की बात करेंगे, हम फुटवेयर सेक्टर की बात करेंगे, तो एक्चुअली में सेक्टर में भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है। जब हम बात करेंगे रिलैक्सो की तो देन वील नो कि इनका स्ट्रैटेजी एकदम जो लो कॉस्ट या फिर जो
मास सेगमेंट है उसको केटर करने का है। जब हम मेट्रो ब्रांड्स की बात करेंगे तब हमें पता लगेगा कि इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो शायद से जो रिलैक्स है उससे ऑलमोस्ट 6 to 7x ज्यादा है। फिर फाइनली जब हम बाटा की बात करेंगे तो बाटा हमें पता लगेगा शायद से बीच वाले सेगमेंट के अंदर आता है। तो ये चीज हमें जानना जरूरी है कि रिटेल हमेशा एक ग्रोइंग कंट्री के अंदर एज अ सेक्टर ऑल्सो डज वेरी वेरी वेल। विद दिस वील स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ द फुटवेयर रिटेल सेगमेंट। हम फुटवेयर रिटेल की बात करते हैं, किसी भी रिटेलर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 5-6 टर्म्स है जो आपको सीखनी बहुत जरूरी है, वरना आपको रिटेल सेक्टर कभी समझ नहीं आने वाला। तो यहाँ पे 2 मोड्स ऑफ जो स्टोर ओनरशिप है वो होते हैं। पहला मोड ऑफ ओनरशिप क्या होता है, कोको मॉडल, एंड सेकंड मोड क्या होता है, फोफो मॉडल। कोको मॉडल का क्या मतलब है, कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड। माने सपोज करते हैं आप एक जो रिटेल आउटलेट्स ऑपरेट करते हैं पैन इंडिया पे, एंड आपके पास 100 शॉप्स है, तो 100 की 100 शॉप्स अगर आपकी कंपनी ओन करती है एंड आपकी ही कंपनी ऑपरेट करती है, तो देन दैट मींस दैट इज अ कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हमारे पास कोको मॉडल के क्या है, फर्स्ट इज डीमार्ट एंड सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, मेट्रो ब्रांड्स। माने मेट्रो ब्रांड्स में भी जितना भी जो उनका मॉडल है दैट इज बेसिकली कोको, कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड। सेकंड हमारे पास मॉडल क्या आता है, फोफो मॉडल, दैट इज फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। मतलब आपने अपने बिजनेस को ज्यादा तेज स्केल अप करने के लिए आपने अपने बिजनेस की जो फ्रेंचाइजीज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो फ्रेंचाइजी ओन एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड में अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे कौन कौन है, तो अगर हम वेदांत फैशंस की बात करते हैं तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फोफो मॉडल। यहाँ तक जब हम बाटा इंडिया की भी बात करते हैं तो धीरे धीरे बाटा इंडिया भी फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल पे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे स्केलिंग फास्टर रहता है। बट यहाँ पे कॉन्स क्या रहते हैं फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल के, कि शायद से कस्टमर का अगर कोई भी फ्रेंचाइजी अच्छे से रन नहीं हो रही और वहां पे बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं बन रखा, तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है शायद से वो ना डाइल्यूट हो। अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस डाइल्यूट होता है तो आपका ब्रांड का डाइल्यूजन होता है। तो इस वजह से कुछ कंपनीज प्रेफर करती है हमेशा जो कोको मॉडल है उसको ऑपरेट करने का। बट कोको मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपकी स्केलिंग शायद से डिफिकल्ट हो जाती है। सो दीज आर द 2 मॉडल्स। इसके बाद डिफरेंट आउटलेट्स होते हैं सेलिंग करने के लिए। तो पहला आउटलेट ऑफ सेलिंग क्या होता है, ईबीओज, दैट इज एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। तो अगर हम यहाँ पेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो आपने पेज इंडस्ट्रीज के स्टोर देखे होंगे जॉकी के, तो जहां पे एक ही ब्रांड बिक रहा है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ईबीओ, जहां पे एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट बन गया। सेकंड मेथड ऑफ सेलिंग क्या होता है, दैट इज एमबीओ, दैट इज मल्टीपल ब्रांड आउटलेट्स, या फिर मल्टी ब्रांड आउटलेट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं दिल्ली के अंदर अगर आप प्लैनेट स्पोर्ट्स पे जाते हैं, या फिर अगर हम और भी अगर हम शॉपर स्टॉप की बात करते हैं विच इज एक्चुअली डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बट वहाँ पे बहुत सारे जो एमबीओज हैं, माने वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स बिक रहे हैं। यहाँ जब हम मेट्रो ब्रांड्स की भी बात करते हैं तो मेट्रो ब्रांड्स में भी जब हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे भी आउटसाइड ब्रांड्स काफी सारे हैं, उनके खुद के ब्रांड्स काफी सारे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एमबीओ, दैट इज मल्टी ब्रांड आउटलेट। फिर थर्ड एग्जांपल क्या होता है सेलिंग का, दैट इज लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स। तो लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स क्या होते हैं, सपोज करते हैं हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, या फिर अगर हम डी मार्ट की बात करते हैं, तो दीज आर लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स एंड इसके अंदर आपने एक शू सेलिंग का काउंटर ले लिया। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सेलिंग इन द लार्ज फॉर्मेट स्टोर। इसको SIS मॉडल भी कहते हैं, दैट इज शॉपिंग इन अ शॉप। तो दिस इज अगेन थर्ड टाइप ऑफ सेलिंग मॉडल। एंड फाइनल टाइप ऑफ सेलिंग मॉडल क्या है आपका, ई टेलिंग, माने दैट इज ई कॉमर्स। एंड ई कॉमर्स फुटवेयर में इस टाइम पे काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि शायद से 9.8% जो इंडस्ट्री का है वो शायद से जो ई टेलिंग है उसके थ्रू ही आएगा। फुटवेयर सेक्टर को क्यों एनालाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। अगर हम वर्ल्ड में टॉप 10 फुटवेयर रिटेलर्स को देखते हैं तो यहाँ पे उनका जो मार्केट कैप है आपको कंपाउंडिंग में इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जब हम नाइकी की बात करते हैं तो नाइकी का ऑलमोस्ट 19.4 to 19.7% रेट पर एनम पे मार्केट कैप कंपाउंड हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में। तो आज मार्केट कैप कुछ $213 मिलियन का हो गया। फिर जब हम एडिडास की बात करते हैं तो इनका भी 14.6% पे कंपाउंड हुआ है, एंड आज कुछ मार्केट कैप $50 to 60 बिलियन का हो गया। साथ साथ जब हम बात करते हैं एंटा की, तो एक चाइना की कंपनी है, चाइना में एक्चुअली क्योंकि जो डोमेस्टिक ब्रांड्स के लिए बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, तो यहाँ पे इनका मार्केट कैप कंपाउंडिंग कुछ 32% पर एनम का है, एंड मार्केट कैप आज $43 बिलियन का हो गया। फिर एक और चाइनीज कंपनी है दैट इज बाय द नेम ऑफ ली निंग, एंड यहाँ पे भी 43% का मार्केट कैप कंपाउंड हुआ है, एंड आज इनका जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट $30 बिलियन का हो गया। फिर साथ साथ अगर हम नीचे भी आके देखते हैं तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का मिनिमम 7 to 9% के आसपास का जो मार्केट कैप कंपाउंडिंग का रेट लगा ही रहा है। तो जिस सेक्टर में ऑल ओवर द वर्ल्ड वेल्थ क्रिएट होती है
यूजुअली इट इज सीन कि इंडियन मार्केट्स की जब हम बात करते हैं तो डोमेस्टिकली भी उन सेक्टर्स के अंदर वेल्थ क्रिएशन बहुत होती है। तो इसके साथ साथ हम बिजनेस एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इंडिया में जब हम फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फुटवेयर एंड मार्केट साइजेस में देखते हैं, तो आज इंडिया में मार्केट साइज क्लोज टू 64,800 करोड़ का है, जिसमें से 69% मार्केट जो 2015 में जो कैजुअल फुटवेयर है उसकी थी, बट आज वो 66% की हो गई है। एंड 19% इसमें से स्पोर्ट्स एंड एथलीजर की है। जैसे अगर हम कैंपस की बात करें, अगर हम नाइकी या प्यूमा के शूज़ की बात करें, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलीजर। फिर जब हम फॉर्मल शूज़ की बात करते हैं, जैसे ऑफिस गोइंग फॉर्मल शूज़, तो यहाँ पे 10% मार्केट शेयर आज ऑफिस गोइंग फॉर्मल शूज़ का है। एंड फाइनली जब हम आउटडोर शूज़ की बात करते हैं तो 4% जो मार्केट शेयर है आउटडोर शूज़ का है। फिर साथ साथ अगर हम फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर ये देखते हैं कि जो मेन्स है या जो विमेन है या जो किड्स मार्केट है, ये कितना परसेंटेज है, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 56% ऑफ द मार्केट 2025 में एक्सपेक्टेड है कि जो मेन्स की फुटवेयर मार्केट है वो होगी। फिर जो विमेन्स की फुटवेयर मार्केट है 30% की है, जो 2025 में ऑलमोस्ट 34% की हो जाएगी। तो जो विमेन्स की फुटवेयर मार्केट है, यहाँ पे उनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है। एंड फाइनली जब हम किड्स की फुटवेयर मार्केट की बात करते हैं तो आज वो 10% की है, एंड आई थिंक 5 years डाउन द लाइन या 3 years डाउन द लाइन भी 10% की होगी। पर जैसे हमने इंडिया के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर देखा है कि ऑर्गेनाइज टू अनऑर्गेनाइज का यहाँ पे मार्केट शेयर शिफ्ट चल रहा है, तो फुटवेयर मार्केट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फुटवेयर मार्केट इज़ वेरी वेरी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है। एंड फुटवेयर मार्केट में आई थिंक आज 38% ऑफ द मार्केट ही ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जो एक टाइम पे, जब जैसा कि हम इस डेटा के अंदर देख सकते हैं, एक टाइम में सिर्फ 23% ऑफ द मार्केट ही एक टाइम पे जो ऑर्गेनाइज्ड होती थी। तो धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। और भी अगर हम एक चीज़ चेक करते हैं कि अगर हम डिफरेंट प्राइसिंग सेगमेंट्स देखते हैं कि मास सेगमेंट कौन सा है, प्रीमियम सेगमेंट कौन सा है, एंड साथ साथ जो एक एकदम जो सुपर लग्जरी सेगमेंट आता है, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रांड पिरामिड आता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चेक करना। तो प्रीमियम सेगमेंट में हर्ष पपीज, क्लार्क्स, स्केचर्स, स्टीव मैडन या नाइकी शूज़ आते हैं। तो प्रीमियम सेगमेंट यहाँ पे मोर देन 3,000 रुपीज़ का है। सेकंड सेगमेंट देखते हैं जो मिड सेगमेंट है, तो मिड सेगमेंट 1 to 3,000 के बीच में, तो यहाँ पे बाटा, मेट्रो, मोची, क्रॉक्स, प्यूमा का एग्जाम्पल आता है। थर्ड सेगमेंट है दैट इज द इकोनॉमी सेगमेंट। आई थिंक ये 500 to 1,000 के बीच का है, जहाँ पे खादीम्स, पैरागॉन, नॉर्थ स्टार, कैंपस एंड बाटा का एक और एग्जाम्पल आता है। एंड फाइनली हमारे पास मास सेगमेंट है जो विच इज बिलो 500 रुपीज। तो यहाँ पे बहामास, फ्लाइट, वॉकवे एंड जो एक और ब्रांड है बाय द नेम ऑफ जो लिबर्टी, वो आता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर हम परसेंटेज वाइज मिक्स देखते हैं तो 51% ऑफ द मार्केट शेयर विल बी विद द मास सेगमेंट इन 2025, जो आज FY20 में 56% है और FY15 में 62% होता था। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि जैसे जैसे लोगों की इनकम्स बढ़ती है तो वैसे वैसे कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो हमें इस डेटा के अंदर बहुत ब्यूटीफुली दिख भी रहा है कि 62% एक टाइम पे जो मास सेगमेंट है उनका मार्केट शेयर था फुटवेयर इंडस्ट्री में, जो घट के शायद से 50% के आसपास हो जाएगा 2025 में। बिकॉज एज द मिडिल क्लास ग्रोज तो एस्पिरेशनल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, एंड जब भी एस्पिरेशनल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इंडिया में आज पर कैपिटा फुटवेयर का जो कंजम्पशन है सिर्फ 1.9 का है, जो यूएस जैसी कंट्री में ऑलमोस्ट 6 to 7 से भी ज्यादा का है। तो जब भी मिडिल क्लास की इनकम बढ़ती है तो एक तो आपका एस्पिरेशनल स्पेंड बढ़ता है, तो शायद से आपका जो रिप्लेसमेंट टाइम है फुटवेयर का वो भी घटेगा। एंड साथ साथ क्या होगा कि आपके पास चॉइसेस होंगी कि जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है तो आप जो डिफरेंट क्लोथिंग स्टाइल्स हैं, कई लोग तो उनके लिए भी डिफरेंट फुटवेयर रखते हैं। एंड ऑन एन एवरेज, तो मैंने यूएस में 4-5 लोगों से भी बात करी थी, तो ऑन एन एवरेज 1 person हैज 8 to 9 पेयर्स ऑफ फुटवेयर, जो इंडिया में अगर मैं जैसे जनरली देखूं, मैंने जो ऑब्जर्व करा है 2 to 3 रहता है। तो धीरे धीरे करके ये भी बढ़ेगा, तो यहाँ से कंजम्पशन बढ़ सकती है। सेकेंडली अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पे 27% जो इकोनॉमी सेगमेंट है उनका मार्केट शेयर आता है, जो 28% तक रहेगा। फिर थर्ड जो मिड सेगमेंट है, मिड सेगमेंट 11% से 13% तक होएगा। एंड जो प्रीमियम सेगमेंट है दैट विल गो फ्रॉम 7% टू ऑलमोस्ट क्लोज टू 8%। सो दिस इज विद द डिफरेंट प्राइसिंग सेगमेंट। सो जब हम बिजनेसेस देखेंगे तो उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना। जस्ट बिफोर वी गो फॉरवर्ड, सो देयर आर 3 की थिंग्स अबाउट द SOIC मेंबरशिप। तो फर्स्ट की थिंग है कि वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा था कि इन्वेस्टिंग अगर सीखने के लिए आपको क्या आना चाहिए, तो वॉरेन बफेट ने सिंपल चीज बोली, अगर आपको 5th क्लास की मैथ्स आती है बस इतना ही चाहिए इन्वेस्टिंग सीखने के लिए। तो हम भी ये जो प्रिंसिपल है SOIC मेंबरशिप में इंक्लूड करते हैं। एंड अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं, सो वी टीच फंडामेंटल इन्वेस्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। सेकंड की एस्पेक्ट क्या है
SOIC मेंबरशिप का, दैट इज द सेक्टोरल एनालिसिस एंड टीचिंग यू अकाउंटिंग फ्रॉम स्क्रैच। क्योंकि अकाउंटिंग फ्रॉम स्क्रैच लर्न करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, हमने अकाउंटेंट तो बनना नहीं है, बट एज एन इन्वेस्टर जो एक आप बेसिक लैंग्वेज ऑफ जो बिजनेस सीख सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको भी बहुत सिंप्लीफाइड वे में सिखाया है। एंड साथ साथ इसमें जो SOIC सेक्टोरल एनालिसिस है, तो काफी लोग ये होता है कि एक बार इन्वेस्टिंग के कोर्सेज या इन्वेस्टिंग सीखने के बाद ये सोचते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो SOIC में व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव क्रिएटेड 15 सच सेक्टोरल वेबिनार्स एंड वेबिनार्स ऑन डिफरेंट इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर हम आपको ये सिखाते हैं कि अगर लो फ्लोट का जो कॉन्सेप्ट है, जस्ट एज एन एग्जांपल देखते हैं कि अगर लो फ्लोट के कॉन्सेप्ट का क्या इंपैक्ट होता है एक स्टॉक की वैल्यूएशंस पे। और भी हम ये बात करते हैं कि अगर हॉस्पिटल सेक्टर एनालाइज करा तो आपको एक हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें देखनी है, क्योंकि एक हॉस्पिटल सेक्टर वर्सेस बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस रहेंगे। तो बैंकिंग में आपको क्या क्या चीजें देखनी है और बैंकिंग की बहुत सिंपल वेज में अकाउंटिंग कैसे चलती है, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन द SOIC सेक्टोरल एनालिसिस। एंड साथ साथ हॉस्पिटल सेक्टर में कि एक हॉस्पिटल सेक्टर में आपको देखना क्या चाहिए कि ये शैलो सिक्लिकल है, स्ट्रक्चरल है या किस टाइप का सेक्टर है, एंड इसमें क्या चीजें देखनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। एंड इसके साथ साथ और भी 10 to 12 सेक्टोरल वेबिनार्स कवर्ड है। एंड फाइनली इनिशिएटिव विद द ट्राइब मेंबर्स। तो जितने भी SOIC ट्राइब मेंबर्स हैं उनके लिए वी विल बी डूइंग द आस्क मी एनीथिंग सेशन। शायद से जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस टाइम पे AMA सेशन चल रहेगा। एंड साथ साथ हम टेलीग्राम के ऊपर पॉडकास्ट भी डालते हैं, साथ साथ जो न्यू लर्निंग्स है वो भी शेयर करते रहते हैं। एंड फाइनली वी एज अ कंपनी हैव अ पॉलिसी ऑफ सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस ओवर द डिस्कशन फोरम। तो डिस्कशन फोरम पे आई थिंक वी हैव सॉल्व मोर देन 3 लाख क्वेश्चंस इन लास्ट 18 मंथ्स। तो डिस्कशन फोरम में हम साथ साथ सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहते हैं। सो दीज आर 3 की थिंग्स अबाउट द SOIC मेंबरशिप एंड द लिंक टू रजिस्ट्रेशन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, तो जब हम मेट्रो ब्रांड्स की बात करते हैं तो मेट्रो ब्रांड्स एक्चुअली में इज अ मिक्सचर ऑफ ओन ब्रांड्स एंड साथ साथ जो बाहर के ब्रांड्स है उनका बिजनेस। तो माने 70 to 75% बिजनेस खुद के ब्रांड से आता है एंड बाकी जो 25 to 30% बिजनेस है जो बाहर के ब्रांड्स है उनको अपने अंदर इंक्लूड करके आता है। माने इट एक्ट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म। तो मेट्रो ब्रांड्स वाज एस्टैब्लिश्ड वे बैक इन 1955। तो अगर हम टाइमलाइन में देखें तो 1955 में फर्स्ट स्टोर आया था मेट्रो ब्रांड्स का एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी 1977 में हुई। तो मोची करके अगर आप पुणे में रहते हैं, अगर आप कर्नाटक या महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपने देखा होगा मोची एक बहुत पॉपुलर शू का ब्रांड खुला हुआ है। तो मोची ब्रांड इन्होंने 2000 में लॉन्च करा। फिर 2009 में जो वॉकवे ब्रांड है वो उसका लॉन्च हुआ एंड साथ साथ दे हिट ऑलमोस्ट 200 स्टोर्स इन 2012। तो रिसेंटली इन्होंने 2015 में क्रॉक्स के साथ टाई अप करा। तो जितना भी इंडिया के अंदर क्रॉक्स बिकता है तो क्रॉक्स का इनके पास 18 ईयर का लाइसेंस है। तो अगर आप क्रॉक्स किसी और स्टोर से भी लेते हैं तो भी उसका एक्सक्लूसिव लाइसेंस ही मेट्रो ही है। अगर क्रॉक्स का शू किसी और के स्टोर में भी बिक रहा है तो इवन मेट्रो इज द वन विच इज बेसिकली सेलिंग देम क्रॉक्स। तो ये तो मेट्रो का जो टाइमलाइन था ये था। पर मेट्रो ब्रांड्स के अंदर अगर हम इनका सेलिंग मॉडल देखते हैं कि किस तरीके से सेल करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू चेन में तो मेट्रो जो खुद के ईबीओस है उनका सेलिंग उससे सेलिंग करते हैं, दैट इज एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स जैसे हमने सीखा था। फिर मल्टी ब्रांड आउटलेट से सेलिंग करते हैं, दैट इज MBOs। फिर लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स के थ्रू सेलिंग करते हैं। फिर मेट्रो ब्रांड्स जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर हम मिंत्रा की बात करते हैं या अगर हम पहले जो जबोंग था उसकी भी बात करें तो उनके थ्रू भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सेलिंग करते हैं एंड साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके थ्रू भी सेलिंग करता है विच बेसिकली सेल्स टू द रिटेलर। तो मेट्रो ब्रांड्स में आज हमारे पास 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। क्या क्या 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं? पहला फॉर्मेट तो मेट्रो ब्रांड्स खुद का है, सेकंड जो मोची शूज है उनका है, थर्ड की फॉर्मेट क्रॉक्स का है जो 2015 के अंदर इन्होंने लिया था, एंड फाइनल की फॉर्मेट इनका वॉकवे का है। तो जब हम मेट्रो ब्रांड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस हैं, माने डिफरेंट सेगमेंट्स को केटर कर रहे हैं। तो वॉकवे एकदम जो अफोर्डेबल सेगमेंट है उसकी तरफ है, वेरा जब हम सिर्फ मेट्रो की बात करते हैं तो मेट्रो का टारगेट कस्टमर इज बेसिकली फैमिली एंड यहाँ पे 226 स्टोर्स के आसपास है एंड यहाँ पे प्राइसिंग रेंज 1 to 10,000 के बीच में है शूज की एंड एवरेज जो रियलाइजेशन पर यूनिट है 1556 रुपीज के आसपास का है। वेरा जब हम मोची की बात करते हैं तो मोची का जो एवरेज जो प्राइसिंग रियलाइजेशन है वो 1543 का है एंड यहाँ पे जो प्राइस रेंज है आपकी 1 to 10,000 के बीच में है। अभी 81 सिटीज में प्रेजेंस है एंड नंबर ऑफ स्टोर्स 156 के आसपास का है एंड यहाँ पे इनका जो टारगेट सेगमेंट है दैट इज द यूथ। फिर जब हम क्रॉक्स की बात करते हैं तो क्रॉक्स का यहाँ पे आज 175 स्टोर्स है। तो क्रॉक्स में इन्होंने लास्ट 5 ईयर्स के अंदर काफी सारे स्टोर्स लगाए हैं, काफी ज्यादा स्केलिंग करी है। तो क्रॉक्स में आज इनके 175 स्टोर्स हैं एंड क्रॉक्स में कुछ डिफरेंट क्या है कि क्रॉक्स एक्चुअली में एक क्रॉस लाइट करके मटेरियल है, इसके थ्रू बनते हैं। जो क्रॉस लाइट मटेरियल है इसका क्या एडवांटेज है ओवर नॉर्मल EVA मटेरियल कि अगर कोई भी हम वैसे अगर हम क्रॉक्स के किसी भी कॉपी कैट की बात करें तो क्रॉस लाइट इज एक्चुअली मेड फ्रॉम पॉलीमर विच इज मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल एंड ये एक्चुअली में रबर या प्लास्टिक से नहीं बनता। एंड क्रॉसलाइट का क्या एडवांटेज रहता है कि इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ एंड साथ साथ जो
क्रॉक्स का शेप है, यहाँ जो फुटवेयर का शेप है दैट रिमेन्स इंटैक्ट एंड साथ साथ बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है, माने इसको वॉश करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी लो मेंटेनेंस मटेरियल एज कम्पेयर टू अदर्स. तो दिस इज समथिंग दैट इज डिफरेंट. एंड क्रॉक्स में इनका जो प्राइसिंग रेंज है दैट इज बिटवीन 1500 to 6,000 एंड एवरेज प्राइस रियलाइजेशन यहाँ पे 2007 रुपीज़ का है. एंड स्कोर अगर हम स्टोर का साइज देखें तो सिर्फ 589 स्क्वायर फीट का स्टोर है. वेयर फाइनली अगर हम वॉकवे की बात करें विच इज सोल्ड थ्रू MBOs, तो वॉकवे क्या 72 स्टोर्स है, 40 सिटीज में प्रेजेंट है. एंड वॉकवे इनका जो अफोर्डेबल ब्रांड है उसकी तरफ है. यहाँ पे जो जिनका एवरेज रियलाइजेशन है दैट इज 633 एंड जो यहाँ पे साइज है स्टोर का दैट इज ऑल्सो 1338 स्क्वायर फीट के आसपास. तो यहाँ पे मेट्रो ब्रांड्स के अंदर एक स्ट्रैटेजी इन्होंने क्या करी कि इन्होंने प्राइसिंग सेगमेंटेशंस के लिए डिफरेंट ब्रांड्स बना रखे एंड डिफरेंट एज को केटर करने के लिए डिफरेंट ब्रांड्स हैं. जैसे मेट्रो की बात करी तो वो फैमिली को केटर कर रहे हैं. जैसे मोची की बात करी जो यूथ ऑफ द कंट्री है उसको केटर कर रहे हैं. फिर हमने क्रॉक्स की बात करी तो क्रॉक्स किड्स को भी काफी ज्यादा केटर करते हैं. एंड फाइनली जब वॉकवे की बात करी जो अफोर्डेबल सेगमेंट है या फिर जो बाटा वाला सेगमेंट है 500 to 600 रुपीज में, वो उसको केटर करने की ट्राई कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो इनका एवरेज रियलाइजेशन है डिफरेंट ब्रांड्स का, हमें उससे भी देखते हैं कि जो बेसिकली एवरेज सेलिंग रियलाइजेशन है क्रॉक्स का 2007 है, मेट्रो का 1556 है, मोची का 1543 है एंड वॉकवे का 633 है. तो अक्रॉस द इंडस्ट्री देखते हैं तो यहाँ पे दो ट्रेंड्स है, एक तो ओन ब्रांड्स का है एंड एक तो आउटसाइड ब्रांड्स का है. तो मेट्रो में हमने जैसे देखा कि एक MBO है दैट इज मल्टीपल ब्रांड आउटलेट. तो यहाँ पे मेट्रो के अंदर अगर इफ यू ऑब्जर्व तो यहाँ पे मेट्रो शूज, मोची, वॉकवे, जेनेक्स, प्रिंसेस, सिग्नेचर्स एंड वन मोर ब्रांड बाय द नेम ऑफ दाविंची. तो ये सारे इनके खुद के ब्रांड्स हैं. वैसे अगर हम आउटसाइड ब्रांड्स देखते हैं तो आउटसाइड ब्रांड्स इनके शॉप में कौन कौन से हैं? क्रॉक्स का है, क्लार्क्स है, बकरू करके एक ब्रांड है, स्पार्क्स करके भी इनके उस पे स्केचर्स है, लैंग्वेज है एंड साथ साथ रिसेंटली जो एडिडास है उसका भी इनको मिल गया. एंड इन्होंने एक और भी डील साइन करी है बाय द नेम ऑफ फिट फ्लॉप. तो फिट फ्लॉप भी इनको मिल गया. तो फिट फ्लॉप की एक बार हम बात कर लेते हैं बाकी ब्रांड्स की बात करने से पहले. तो फिट फ्लॉप इज एक्चुअली सैंडल और इज बेसिकली फुटवेयर फॉर वुमेन एंड ये एक कॉन्सेप्ट UK से आया हुआ है. तो फिट फ्लॉप का मैंने काफ़ी सारी जो वर्किंग वुमेन है 4-5 उनसे रिव्यू लेके देखा. तो दे स्वेयर बाय द ब्रांड एक्चुअली एंड यहाँ पे हम इस वीडियो में भी देख सकते हैं. ये जो बेसिकली फिट फ्लॉप ब्रांड है इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर द फीट. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शनैलिटी जो भी जो इनके MBOs है उनके थ्रू बिक रही है. इस पर अभी कोई भी इनका पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट नहीं आया. इसके बाद अगर हम बात करते हैं बाटा एंड रिलैक्सो की, तो बाटा के पास खुद के भी ब्रांड्स है बट आउटसाइड ब्रांड में सिर्फ शोल एंड हश पपीज है. फिर जब हम रिलैक्सो की बात करते हैं तो रिलैक्सो का बिजनेस स्ट्रैटेजी ये है कि 5 ब्रांड्स पे फोकस करना है, दैट इज बहामास, फ्लाइट, स्पार्क्स, स्कूलमेट और एक और जो इनका ब्रांड है. फिर खादीम्स की बात करेंगे तो खादीम्स के भी खुद के ब्रांड्स हैं. फिर जब हम लिबर्टी की बात करते हैं जो उनके भी खुद के ही ब्रांड्स हैं. पैरागॉन ग्रुप के भी खुद के ही ब्रांड्स है, कोई भी आउटसाइड पार्टी ब्रांड्स नहीं है. एंड जब हम मिर्जा की बात करते हैं तो मिर्जा के भी खुद के ही ब्रांड्स है, दैट इज रेड टेप एथलीजर, बॉन्ड स्ट्रीट, मोड, ओक जेक एंड द लास्ट वन बाय द नेम ऑफ यजदी. सो मेट्रो का एक स्ट्रैटेजी डिफरेंट है. जैसे हमने बाकी डिटेलर से देखा कि मेट्रो ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म. जब हमने नायका की वीडियो करी थी तो नायका में भी ये देखा था कि वो एक्सक्लूसिवली बाहर से ब्रांड्स आके इंडिया में सेल कर रहा था. तो इट वॉज एक्टिंग लाइक अ सेमी प्लेटफॉर्म. सिमिलरली मेट्रो के केस में भी ऐसा है कि ये डिफरेंट ब्रांड्स के साथ एक्सक्लूसिव डील साइन कर रहे हैं. जैसे इन्होंने क्रॉक्स के साथ करी एंड अब रिसेंटली इन्होंने जो फिट फ्लॉप है उसके साथ करी है. तो अगेन इट इज एन एक्सक्लूसिव डील. अगर फिट फ्लॉप किसी और की शॉप में भी बिकता है तो देन अगेन जो मेट्रो है उसके थ्रू ही जा रहेगा. अगर हम इनका मिक्स देखते हैं तो मिक्स में वी फाइंड दैट कि आज 70% सेल्स इनकी ओन ब्रांड्स हैं एंड 30% सेल्स इनकी जो आउटसाइड ब्रांड्स है 2019 में उतना था. 2020 में 69% खुद के ब्रांड्स की सेल थी एंड 31% आउटसाइड ब्रांड्स की थी. 9 मंथ FY22 में 28% की जो सेल है वो थर्ड पार्टी ब्रांड्स है एंड 72% की जो सेल है वो खुद के ब्रांड्स की है. वेराज अगर हम यहाँ पे मिक्स देखते हैं ब्रांड्स का
तो 79% सेल आज मेट्रो एंड मोची से होती है, 16% क्रॉक्स से होती है, एंड क्रॉक्स की जो सेल है 4% से लेकर अभी 16% के आसपास आई है। वैसे जब हम वॉकवे को देखते हैं तो वॉकवे से इनकी ऑलमोस्ट क्लोज टू 5% के आसपास की सेल है। सो अगेन अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी व्हेन वी कंपेयर इट टू बाटा एंड रिलैक्सो। मेट्रो का एवरेज सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन करते हैं बाटा एंड रिलैक्सो के साथ, तो यहाँ पे देखेंगे कि मेट्रो का एवरेज सेलिंग प्राइस 1300 टू 1400 के बीच में, आई थिंक लेटेस्ट क्वार्टर में 1500 तक भी गया था। वैसे जब हम बाटा का एवरेज सेलिंग प्राइस देखते हैं तो 500 टू 600 रुपीज के बीच में। वैसे जब हम रिलैक्सो का एवरेज सेलिंग प्राइस देखते हैं तो वहाँ पे 124 टू 135 रुपीज के बीच में। तो जैसे हमने वीडियो की बिगनिंग में बात करी थी, तो अब आप इजिली कोरिलेट कर सकते हैं विद टॉप डाउन एंड बॉटम्स अप इन्वेस्टिंग, कि मेट्रो टॉप डाउन अगर हम देखते हैं तो मेट्रो टॉप डाउन में जो प्रीमियम सेगमेंट है, इकोनॉमी सेगमेंट है, जो मिड सेगमेंट है, इनकी तरफ फोकस कर रहे हैं। वैसे जब आप बाटा की बात करते हैं तो बाटा एक्चुअली मास सेगमेंट एंड जो साथ साथ इकोनॉमी सेगमेंट है उसकी तरफ है। वैसे जब आप रिलैक्सो की बात करते हैं तो रिलैक्सो प्योरली जो मास सेगमेंट है उसकी तरफ फोकस्ड है, एंड रिलैक्सो का शायद से मोटिव वही है। बट मेट्रो की डिफरेंट बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड मेट्रो में भी शायद से कोई कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकती है जब हम P2P एनालिसिस देखेंगे। और भी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे बिजनेस स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है, कि जब आप रिलैक्सो की बात करते हैं तो रिलैक्सो के सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ही खुद के हैं, क्योंकि एक बहुत लोली प्राइस प्रोडक्ट है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पे खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, एंड साथ साथ यू कांट अफोर्ड टू आउटसोर्स, क्योंकि आपका वैसे ही जो प्रोडक्ट का प्राइस है दैट इज लो। सेकेंडली जब हम मेट्रो की बात करते हैं तो मेट्रो का 100% आउटसोर्सिंग मॉडल पे चलता है। सो दे हैव टाइड अप विद मोर देन 260 वेंडर्स एंड 65 लोगों की टीम जो डिजाइनर्स की खुद की है, पर ये 100% जो आउटसोर्स मॉडल है उस पर काम करते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एन एसेट लाइट स्ट्रैटेजी। तो मेट्रो के जो पर स्टोर लेवल पे हमें भी ये दिखता है कि 78 टू 79% का ROIC ये कंपनी बनाती है। सो अगेन दिस रिफ्लेक्ट्स इन दैट। और भी अगर हम कंपनीज का यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं कि कौन कौन इनसोर्स कर रहे हैं, कौन कौन आउटसोर्स कर रहे हैं, तो कैंपस का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है फॉर अपर्स है, एंड 100% जो असेंबली 100% इज इन हाउस असेंबली, एंड 90% आउटसोर्सिंग अपर्स ही होती है, माने कुछ आउटसोर्सिंग है एंड कुछ इनसोर्सिंग है। खादिम्स की बात करें तो 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है कोलकाता एंड कानपुर में, एंड दे ऑल्सो फॉलो एन एसेट लाइट स्ट्रैटेजी। तो 2 इन्होंने एक्सक्लूसिव आउटसोर्सिंग भी यहाँ पे साइन कर रखे हैं। फिर फाइनली जब हम मिर्जा इंटरनेशनल की बात करते हैं तो 6 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है पैन इंडिया, एंड अगेन आउटसोर्स प्रोडक्शन ऑफ फुटवेयर टू चाइना वो एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर फॉर मिर्जा इंटरनेशनल, माने इंडिया के अंदर तो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है, पर जो मिर्जा इंटरनेशनल है उसके लिए इन्होंने आउटसोर्स कर रखा है। जब हम बाटा की बात करते हैं तो बाटा का 4 जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो पैन इंडिया लोकेटेड है। लार्जेस्ट फैक्ट्री तो जहां पे बाटा फाउंड हुआ था बंगाल में, तो उसका नाम ही रख दिया गया बाटा नगर, एंड 1931 में वहां पे इनकी जो लार्जेस्ट कैपेसिटी है आज वहां पे वो है। तो डिफरेंट ब्रांड्स की एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। तो जब हम P2P एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम वैल्यूएशंस भी देखेंगे, हम पर स्टोर लेवल स्क्वायर फीट पे कितना सेल बनता है वो भी देखेंगे, EBITDA पर स्क्वायर फीट भी देखेंगे। इसके साथ हम एक बार P2P एनालिसिस देखते हैं। तो अब एक बार हम P2P एनालिसिस में आते हैं। पीयर टू पीयर एनालिसिस में हम रिलैक्सो, बाटा इंडिया एंड जो मेट्रो ब्रांड्स हैं इन तीनों को कंपेयर करेंगे, एंड इन तीनों के कंपैरिजन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि बिजनेस स्ट्रैटेजी जो मार्जिन है उस पर क्या इंपैक्ट आती है, एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स में क्या होता है, एंड जो एवरेज सेलिंग प्राइसेस होते हैं कंपनी के उनके साथ क्या होता है। तो अगर आप यहाँ पे जो इन कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी अगर आप देख सकते हैं तो रिलैक्सो का बिजनेस स्ट्रैटेजी है दैट इज वैल्यू मास, दैट इज ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बट जो वैल्यू सेगमेंट को केटर करते हैं या जो मास सेगमेंट है जो रिलैक्सो है उसको केटर करते हैं। सेकंड, जब हम बाटा इंडिया की बात करते हैं तो बाटा का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है जैसे हमने देखा था 500 टू 600 रुपीज है, एंड इट इज प्रेजेंट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। थर्ड, जब हम मेट्रो ब्रांड्स की बात करते हैं तो मेट्रो ब्रांड्स इकोनॉमी, मिड और जो प्रीमियम सेगमेंट है इसको केटर करता है, एंड इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है तो बेसिकली इनका कुछ मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करते, तो इट इज कम्प्लीटली आउटसोर्स, तो इट्स अ वेरी एसेट लाइट मॉडल। देन अगर हम एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखते हैं तीनों का, तो रिलैक्सो का 12% है, बाटा का 12% है, क्योंकि बाटा 50% खुद मैन्युफैक्चर करता है, 50% आउटसोर्स करता है, वेयरएज मेट्रो का 10% है। मेट्रो का 10% क्यों है, क्योंकि मेट्रो के जो स्टोर्स है, स्टोर्स के ऊपर वेरिएबल है। मैंने यहाँ पे जो मेट्रो पे एक स्टोर पे गया था तो वहां पे जाके मैंने पूछा था, तो एम्प्लॉइज एंड स्टोर मैनेजर का इंसेंटिव पे काम होता है। यहाँ तक जो लैंडलॉर्ड भी है तो लैंडलॉर्ड का भी एक परसेंटेज ऑफ सेल्स फिक्स है काफी सारी जगह पे, तो एक रेंट एज सच कुछ फिक्स नहीं है। तो ये बिजनेस स्ट्रैटेजी से आपको यहाँ पे जो डिफरेंट रेशियोज है उनके अंदर आपको इम्पैक्ट दिखेगा। अब एवरेज सेलिंग प्राइस के अंदर हम देखते हैं, जैसे हमने पहले बात करी, तो रिलैक्सो का एवरेज सेलिंग प्राइस 124 से 123 हुआ, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ से 145 हो गए, क्योंकि रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन बहुत ही तो इनको अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ गए। पर रिलैक्सो क्या फॉलो कर रहा है, तो रिलैक्सो इज वन ऑफ दी ओनली कंपनीज जिसको मैंने इंडिया में देखा है विच इज फॉलोइंग द स्केल इकोनॉमी शेयर मॉडल,
तो माने कि जैसा कॉस्टको, जब निक स्लीप ने कॉस्टको और अमेज़न में इन्वेस्ट करा था, स्केल इकोनॉमी शेयर का क्या मतलब है कि जैसे-जैसे आप बिज़नेस को स्केल करते हैं, जैसे-जैसे आपका कॉस्ट घटते जाता है, तो कॉस्ट इंस्टेड ऑफ अपने पास रखने की जगह आप क्या कर रहे हैं, सेम कॉस्ट कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्केल इकोनॉमी शेयर। तो रिलैक्सो ने ये करा। तो रिलैक्सो को हम यहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस देख सकते हैं। तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन के जितना इन्फ्लेशन बढ़ता है उतना भी नहीं बढ़ रहा। फिर जब हम बाटा का देखते हैं तो बाटा का 600 टू 500 के बीच में। फिर जब हम मेट्रो ब्रांड का देखते हैं तो हमें पता लगेगा कि ट्रेलिंग 12 मंथ में ऑलमोस्ट 1500 रुपीज से ऊपर चला गया इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइसेस है या एवरेज सेल्स रियलाइजेशन है। सो अगेन मेट्रो का स्ट्रैटेजी प्रीमियमाइजेशन, जो मिडिल क्लास की प्रीमियम एस्पिरेशन है उनको अचीव, उनको टारगेट करने के। फिर नेचुरली जब अगर बिजनेस का जो स्ट्रैटेजी इनको टारगेट करना है तो टारगेट करने का है, तो वॉल्यूम्स में आपको फर्क दिखेगा। तो 2021 एक्चुअली तीनों प्लेयर्स के लिए कंपेरेबल नहीं है क्योंकि कोविड इम्पैक्टेड साल था। बट वेराज अगर आप एंड साथ साथ मेट्रो को ऑलमोस्ट 90-95% जो सेल था पहले 2020-2021 में ऑफलाइन स्टोर के थ्रू आता था। तो ऑफलाइन स्टोर काफी सारे बंद हो गए थे। तो अगर आप 2019 और 2020 में देखेंगे तो वॉल्यूम्स में रिलैक्सो इज नंबर वन, 18.4 करोड़, 17.9 करोड़। फिर बाटा का देखेंगे 4.7 करोड़, 4.9 करोड़, एंड थर्ड पे वॉल्यूम से मेट्रो आता है। तो थर्ड इवन तो वॉल्यूम्स में आता है, बट सेल्स में आई थिंक बहुत ज्यादा भी पीछे नहीं है क्योंकि एवरेज सेलिंग प्राइस ऑलमोस्ट जो रिलैक्सो से ऑलमोस्ट 10x ज्यादा है एंड ऑलमोस्ट बाटा इंडिया से 3x ज्यादा है। तो आपको आगे भी दिखेगा, हम आपको ऐसा क्यों बता रहे हैं। तो यहाँ पे जब रिलैक्सो की बात करते हैं, नो डाउट रिलैक्सो ने एक बहुत फैंटास्टिक बिजनेस बनाया है, बाटा ने भी अच्छा बिजनेस बनाया है, पर मेट्रो का स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। तीनों प्लेयर्स क्योंकि डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो दिस इज वाई इट मेक्स दिस सेक्टर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेट्रो का जो सेलिंग मॉडल है दैट इज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ईवीओ रिलैक्सो के आई थिंक 350 to 400 हो गए हैं, पर आज भी ये 600-650 डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे ये 50,000 रिटेलर्स को देते हैं जो आगे से इनके प्रोडक्ट सेल करते हैं। फिर बाटा इंडिया के 1500 शॉप्स हैं। बाटा इंडिया भी अभी फ्रेंचाइजी स्केल अप कर रही है, ऑलमोस्ट 40-45 फ्रेंचाइजीज उन्होंने डाल ली है। मेट्रो ब्रांड्स का कंप्लीटली कोको मॉडल है, दैट इज कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड, तो 629 स्टोर्स है। So almost you can see the differential of number of stores with Bata, that is almost close to 3x के आसपास का differential of stores है। माने almost close to I think 2 to 3x के बीच में। फिर ईबिटा पर स्क्वायर फीट देखते हैं आप, बाटा और मेट्रो को कंपेयर करेंगे तो मेट्रो का ईबिटा पर स्क्वायर फीट 3600 रुपीज है, विच इज सब्सटैंशियली हायर देन बाटा। तो रिटेलर में इट इज नॉट अबाउट हु हैज अ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सेल्स। रिटेल में इट्स अबाउट हु कैन मैक्सिमाइज द पर स्क्वायर फीट, राइट? कि आप अपने स्टोर की जगह को कितना मैक्सिमाइज कर पा रहे हो। दिस इज व्हाट रिटेल बिजनेस इज अबाउट एक्चुअली। एंड रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट अगर आप चेक करते तो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट ऑल्सो फॉर मेट्रो ब्रांड इज 2x दैट ऑफ बाटा इंडिया। तो अगेन दैट इज वेरी वेरी बिग एडवांटेज। फिर फाइनली जब हम ऑपरेटिंग मार्जिन की तरफ आते हैं तो अक्रॉस द पीयर्स अगर हम कंपेयर करें तो आई थिंक 2019 से पहले आई थिंक इंड एएस एक अकाउंटिंग नॉर्म अप्लाई हुआ था जिसके चक्कर में जो फाइनेंशियल लीजेस है उनमें चेंजेस होगी थी। तो कंपनी के जो रेंट कॉस्ट है आप सारी कंपनीज में देखेंगे तो सारी कंपनीज में आपको अब नॉर्मल मार्जिन एक्सपेंशन दिखेगा। तो अगर आप 2019 से देखते हैं तो 2019 में मेट्रो का 20.3% ईबिटा मार्जिन था, बाटा का 16.8 था, खादीन का 7.4, मिर्जा का 12.42, रिलैक्सो का 14.7। तो रिलैक्सो का 2021 में 21.3 दिख रहा है इस टाइम पे, बट 9 मंथ 2022 में रिलैक्सो का वापस 17% आ गया क्योंकि 2021 में रॉ मटेरियल बहुत सॉफ्ट था, बट अब रॉ मटेरियल की प्राइसिंग वापस ऊपर हो गई है तो 17% के आसपास आ गई जो पहले था। फिर पैरागॉन का 5.7% के आसपास था 2019 में, जो लिबर्टी शूज है 6.8% एंड कैंपस का 13%। तो अगेन मार्जिन में ईबिटा मार्जिन से भी हाईएस्ट मेट्रो ब्रांड्स है अगर हम इन डेज की इम्प्लीमेंटेशन से पहले भी देखते हैं तो। फिर कैश कन्वर्जन साइकिल देखते हैं तो कैश कन्वर्जन साइकिल तो यहाँ पे एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी क्योंकि मेट्रो ब्रांड्स एक कोको मॉडल है, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, तो यहाँ पे इन्वेंट्री डेज और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल हम देखते हैं तो इन तीनों प्लेयर्स में तो रिलैक्सो का 59 डेज है, बाटा का 53 डेज है विच इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, एंड मेट्रो का 62 डेज है। पर क्योंकि मेट्रो का काफी ज्यादा इन्वेंट्री लेड मॉडल है तो 62 डेज इज एक्चुअली रिस्पेक्टेबल, बट सारे प्लेयर्स की डिफरेंट स्ट्रैटेजी है तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। तीनों प्लेयर्स भी फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग है। मेट्रो ने लास्ट 12 ईयर्स में से 10 ईयर्स के लिए फ्री कैश फ्लो बनाया है, बाटा ने भी फ्री कैश फ्लो जनरेशन करी है, रिलैक्सो ने भी फ्री कैश फ्लो जनरेशन करी है। एंड अगर हम आरओसी देखते हैं तो रिलैक्सो की हाईएस्ट है 24%, बाटा की 19% है।
मेट्रो की 20% के आसपास जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। Whereas अगर हम A&P स्पेंड देखते हैं, दैट इज एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन स्पेंड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, तो आई थिंक 9 मंथ FY22 में तो 3% के आसपास का था, पर मेट्रो का 3.7% है, बाटा का 2.5% है एंड रिलैक्सो का 3.8% है। अब क्योंकि मेट्रो थोड़े से महंगे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो इनमें ऑनलाइन प्रेजेंस भी बेटर रखनी पड़ती है, ब्रांड प्रेजेंस मेंटेन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मेट्रो के ऑलमोस्ट 3,13,000 सब्सक्राइबर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो क्रॉक्स इंडिया के अगर आप देख सकते हैं, मोची के देख सकते हैं, मेट्रो ब्रांड के देख सकते हैं, रिलैक्सो के बहामास एंड फ्लाइट में ऑलमोस्ट 1 लाख ऑलमोस्ट क्लोज टू 1,25,000 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। फिर बाटा शूज इंडिया के ऑलमोस्ट क्लोज टू 1,45,000 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। सो आई थिंक विद दिस वील गो बैक टू द वीडियो एंड आई होप आपको P2P जो कंपैरिजन था, आपको इससे एक आइडिया लगाओ कि जो कंपनी की स्ट्रैटेजी है, जैसे हमने देखा मास अक्रॉस कैटेगरीज, इकोनॉमी, मिड एंड प्रीमियम, फिर जो आपके एम्प्लॉइज की स्ट्रैटेजी है कि एम्प्लॉइज को आपने इंसेंटिव बेसिस पे रखा हुआ है, तो वो सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे जो P2P एनालिसिस में जो रेशियोज है उनमें ट्रिकल डाउन करती है, कहीं ना कहीं आपको दिखती भी है। तो विद दिस वील गो बैक टू द वीडियो। दिस वॉज अ P2P एनालिसिस, बट अब मैं एक बार ही इस कंपनी में ग्रोथ ट्रिगर्स देखते हैं कि वाई विल एक्चुअली मेट्रो ग्रो। तो यहाँ पे 6 to 7 ग्रोथ ट्रिगर्स हैं। तो फर्स्ट ग्रोथ ट्रिगर मेट्रो में क्या है, स्टोर एक्सपेंशन का। तो 2018 में मेट्रो के 419 स्टोर्स थे, जो 2019 के अंदर 85 स्टोर्स और ओपन हुए तो 504 स्टोर्स हो गए, तो यहाँ पे 10 स्टोर्स क्लोज भी थे। वेराज FY20 में वो 551 स्टोर्स है एंड FY21 में 586 स्टोर्स है। एंड वेराज अगर 9 मंथ FY22 में देखते हैं तो कंपनी के ऑलमोस्ट 629 स्टोर्स के आसपास हो गए। तो इन स्टोर्स का अगर हम ब्रेकअप देखते हैं तो मेट्रो के अंदर 209 स्टोर्स से 226 हुए हैं, मोची में 136 से 156 हुए हैं, वॉकवे में 63 से 72 हुए हैं, वेराज क्रॉक्स में 96 से 175 स्टोर्स के आसपास हुए हैं। सो फर्स्ट की ग्रोथ ट्रिगर इज कि नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में कंपनी का प्लान है कि दे विल ओपन 260 स्टोर्स के आसपास। तो यहाँ से जो उनका स्टोर काउंट है ऑलमोस्ट 860 to 900 स्टोर्स के आसपास जा सकते हैं। तो पहला तो आपका पर स्क्वायर फीट एडिशन हो रहा है, तो रिटेल में सबसे इजी ग्रो करने का तरीका ही वही है। सो दिस इज द फर्स्ट की ग्रोथ ट्रिगर। सेकंड की ग्रोथ ट्रिगर क्या है कंपनी में, कि कंपनी और भी टाइप्स कर पाएगी, जैसे क्रॉक्स के साथ करा वैसे ही सिमिलरली फिटफ्लॉप्स के साथ करा। एंड अगर और भी ऐसे बिजनेसेस के साथ टाइप करके और ब्रांड्स अगर इंडिया ला सकती है तो देन दैट कैन ऑल्सो बी अ वेरी वेरी बिग ग्रोथ ट्रिगर। थर्ड की ग्रोथ ट्रिगर क्या है कि इंडिया के अंदर क्रॉक्स का एक्सेप्टेंस हो गया। तो क्योंकि क्रॉक्स का यहाँ पे ऑलरेडी 175 स्टोर्स हो गए हैं, तो अगर क्रॉक्स के अंदर स्टोर का काउंट ग्रो करता है देन दैट कैन ऑल्सो बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रिगर। फोर्थ की ग्रोथ ट्रिगर क्या है कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट का साइज बहुत ज्यादा है। अगर आज हम जुबिलेंट फूडवर्क्स देखते हैं तो यहाँ पे आज 1500 तो डोमिनोज ही है, जैसे हमने P2P में देखा था 1500 to 1600 तो बाटा ही खुल चुके हैं। तो मेट्रो एंड मोची का सिर्फ 629 स्टोर्स होना शायद से एक नंबर बहुत कम लगता है। So again, this number has potential to double within next 4 to 5 years. So this is also one of the key growth triggers. एक और की growth trigger क्या है इस कंपनी में, that is the repeat purchase. तो इन्होंने जो लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट करा था, एंड लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर इस कंपनी के अगर हम यहाँ पे रिपीट परचेजेस देखते हैं तो रिपीट परचेजेस में ऑलमोस्ट मेट्रो में 5.3 मिलियन कस्टमर्स है जो इस टाइम पे रिपीट परचेज करने। क्रॉक्स के अंदर ऑलमोस्ट 0.7 मिलियन कस्टमर्स ऐसे हैं जो इस टाइम पे रिपीट परचेज कर रहे हैं। मोची में ऑलमोस्ट 3.7 मिलियन कस्टमर्स हैं जो इस टाइम पे रिपीट परचेज कर रहे हैं। सो अगेन दिस कैन बी अ ग्रोथ ट्रिगर अगर ये जो रिपीट परचेजेस को ड्राइव कर पाए। एंड फाइनली और दो की जो ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, दैट इज रिवर्जन ऑफ पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू जो हमने P2P एनालिसिस में देखा था टू प्री कोविड लेवल्स। एंड एक और ग्रोथ ट्रिगर क्या है कि ये बिजनेस विल एक्चुअली स्पिन आउट फ्री कैश फ्लो। माने लास्ट 12 ईयर्स में से 10 ईयर्स में से इस बिजनेस ने फ्री कैश फ्लो काफी ज्यादा जनरेट करा है। दिस कैन ऑल्सो बी अ ग्रोथ ट्रिगर की क्योंकि एसेट लाइट बिजनेस है, तो क्योंकि फ्री कैश फ्लो जनरेशन बहुत ज्यादा है तो आप एक्सपेरिमेंटेशन भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं कि यहाँ पे ROC वैसे हमने P2P में देखा कि इंडस्ट्री लेवल में बेस्ट है। सो दीज आर सम ऑफ द ग्रोथ ट्रिगर्स जो हमें ट्रैक करने की ये कंपनी कर रही है नहीं कर रही। फाइनली जब हम एंटीथीसिस पॉइंटर्स पे आते हैं तो फर्स्ट की एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है जो बहुत क्लियर और सिंपल एंटीथीसिस पॉइंटर है, दैट इज इट इज एन इन्वेंट्री लेड मॉडल। तो अगर इन्वेंट्री की मैनेजमेंट सही नहीं हो पाती, जो ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स का इस टाइम पे लगा के चल रहे हैं कि अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही नहीं हो पाती देन दिस कैन एक्चुअली मेक द बैलेंस शीट ब्लोटेड। तो अगर बैलेंस शीट ब्लोट होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रह सकता है। सेकंड की यहाँ पे एंटीथीसिस पॉइंटर क्या रहता है मेट्रो के बिजनेस में, दैट इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। जैसे हमने क्रॉक्स का देखा था, तो क्रॉक्स 2000s में जब क्रॉक्स लिस्ट हुआ था US में तो स्टॉक डिड वेरी वेल।
देन ऑल ऑफ अ सडन क्रॉक्स वेंट आउट ऑफ फैशन। तो अगर आउट ऑफ फैशन चले जाए और अगर मेट्रो उस ब्रांड को लेके उसके ईबीओज बहुत सारे खोल दे, देन दिस कुड एक्चुअली बी एन की एंटीथीसिस पॉइंटर कि अगर ये चीज़ यहाँ पे आउट ऑफ फैशन हो गई एंड यहाँ पे अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाए कस्टमर का, दिस कैन एक्ट लाइक एन एंटीथीसिस पॉइंटर। थर्ड की एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है जो यूजुअली रिसेंटली कंपनी लिस्टेड कंपनीज के साथ होता है, बेसिकली इट्स एन रीसेंट आईपीओ। तो क्योंकि अगर ये रीसेंट आईपीओ है, देन दिस कुड एक्ट लाइक एन एंटीथीसिस पॉइंटर कि शायद से इस कंपनी का लिस्टेड हिस्ट्री उतना ज़्यादा नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द की एंटीथीसिस पॉइंटर्स। एक एंटीथीसिस पॉइंटर और भी ये हो सकता है कि शायद से क्योंकि जिस मार्केट को ये केटर कर रहे हैं, तो अगर वो मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आती, तो मेट्रो की अगर ग्रोथ नहीं आई तो इट इज़ ओनली चीप इफ इट ग्रोज। बिकॉज विद दिस वील गो इन टू द वैल्यूएशंस कि एक्चुअली में वेदर इट इज चीप और वेदर इट इज रीजनेबल और वेदर इट इज टू एक्सपेंसिव। तो आई थिंक ये सिर्फ एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे तभी आएगा अगर यहाँ से ग्रोथ दिखे। अगर ग्रोथ नहीं दिखे तो एज अ स्टॉक इट रिमेन्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट अगर ग्रोथ दिखती है देन इट माइट फॉल अंडर ग्रोथ एट अंडर द क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस। तो अब हम वैल्यूएशंस देखते हैं। फाइनली एक बार हम मेट्रो ब्रांड्स की वैल्यूएशन देखते हैं, साथ साथ हम इस पे रिलैक्सो की भी वैल्यूएशन देखेंगे। हम एक बार देखते हैं कि क्या शायद से इंडिया में जो कंज्यूमर रिटेल ब्रांड है, क्या ये बबल में है या फिर इनकी क्या वैल्यूएशन रहती है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड्स के नाम से कंपनी है जो वेस्ट साइड एंड ज़ारा की इनका जॉइंट वेंचर है, तो इट्स अ टाटा ग्रुप कंपनी। तो ट्रेंड का अगर आप ईवी टू ईबिटा देखते हैं, माने इंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटा, माने अगर आज कंपनी का जो इंटरप्राइज वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश। माने अगर आज मैं पूरी कंपनी खरीदता हूँ उसकी इंटरप्राइज वैल्यू पे, तो उसका जो कामकाजी मुनाफा या ईबिटा है उस पूरी जो इंटरप्राइज वैल्यू है उसको कितने साल में पे बैक कर देगा। सपोज करते मैंने आप 100 रुपए दिए किसी कंपनी के लिए, उस कंपनी का कामकाजी मुनाफा 20 रुपए था, ईबिटा 20 रुपए था, तो मैं बोल सकता हूँ कि इंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटा इस कंपनी का 5 टाइम्स के आसपास का था। माने 5 टाइम्स या 5 ईयर्स में अगर ईबिटा ग्रो भी नहीं करता तो मेरा पे बैक आ जाता। तो आज ट्रेंड में अगर हम चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटा ऑलमोस्ट क्लोज टू 50 to 60 टाइम्स के आसपास है। दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 50 to 60 टाइम्स। एंड पी रेशियो देखते हैं ट्रेंड का, तो पी रेशियो आपको देखने को मिलेगा कि 130, 124, 140, 100, मैंने 100 मैंने इसलिए ये लास्ट 2 क्वार्टर्स का मैंने एनालाइज करके चेक कर लिया क्योंकि एक क्वार्टर लॉस मेकिंग भी था, तो 300 की पी दिख रही है टाइम पे, बट मोर देन 100 टाइम्स का पी रेशियो ट्रेंड का रहा है। फिर सेकेंडली जब हम डीमार्ट को देखते हैं तो डीमार्ट का इंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटा रेशियो ऑलमोस्ट क्लोज टू, हमेशा जो आप देख सकते हैं कि हमेशा 57 to 100 टाइम्स के बीच में है डीमार्ट का भी। तो अगेन डीमार्ट की अगर आप पी देखते हैं तो 100 to 180 टाइम्स के बीच में रही है हमेशा। फिर जब आप जुबिलेंट की देखते हैं तो जुबिलेंट का इंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटा रेशियो हमेशा 32 to 34 के बीच में रहे। जो पी रेशियो में अगर देखेंगे तो 78 to 85 के आसपास हमें हमेशा दिखती है। शायद से 85 की बारी कोविड इम्पैक्टेड अर्निंग थी। फिर जब हम वी मार्ट को देखते हैं तो वी मार्ट का भी जो ईवी टू ईबिटा रेशियो है दैट हैज ऑलवेज रिमेन बिटवीन 25x, 38x या 40 to 38x के बीच। अब ये एक नॉर्मल कंपनी के लिए तो बहुत ज्यादा महंगा है, बट इंडिया में क्योंकि ये ज्यादा रिटेल सेक्टर में इंस्टीट्यूशन बहुत ओन करती है, FIIs और DIIs, इस वजह से यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी कुछ ज्यादा ही अनाप शनाप है। जैसे वेदांत फैशन आप देखते हैं, तुम जो हमने बात करी थी मनियावर की, तो वेदांत फैशन इज बेसिकली द ओनर ऑफ मान्यवर। यहाँ पे 60x का ईवी टू ईबिटा मिल रहा है। जब आप रिलैक्सो को देखते हैं तो 59x का इस टाइम पे मिल रहा है। रिलैक्सो का हिस्टोरिकली 26x और 59x तो अब जाके मिले 59 के आसपास का, उससे पहले 26 to 30x के बीच में ही था। तो टी रेशियो देखते हैं रिलैक्सो का तो वो 48 से लेके अब 107 टाइम्स तक आ चुका है। सो अगेन डेफिनेटली पी री रेटिंग हुई है। तो मैंने आपको ये सेक्टर की क्यों दिखाई, एक बार कंज्यूमर रिटेल सेक्टर की क्यों मैंने आपको पी रेशियो का ईवी टू ईबिटा दिखाई, जस्ट टू शोकेस इट टू यू कि समटाइम्स व्हाट एनालिस्ट और समटाइम्स व्हाट इन्वेस्टर्स डू कि वो ट्रेलिंग 12 मंथ माने पिछले 12 महीने की अर्निंग्स है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा एक स्टॉक को नेक्स्ट 1 या 2 ईयर की अर्निंग से देखने लग जाते हैं कि फॉरवर्ड 1 ईयर क्या है, फॉरवर्ड 2 ईयर क्या है। तो कंज्यूमर सेक्टर मेरे ओपिनियन में सारे एनालिस्ट इसको फॉरवर्ड बेसिस पे ही देखते हैं, कोई भी एनालिस्ट इसको ट्रेलिंग बेसिस पे नहीं देखता। तो हमें स्ट्रीट का परसेप्शन अगर हमें समझना है तभी हम स्ट्रीट का परसेप्शन समझ के अपना एक वेरिएंट परसेप्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वैल्यूएशन एक आइसोलेशन में नहीं है। आपको जो परसेप्शन टू अर्निंग्स रेशियो है तो आपको एनालिस्ट का भी परसेप्शन समझना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन का भी परसेप्शन समझना पड़ेगा।
कि आज वो इन स्टॉक्स के लिए इतना ज्यादा मल्टीपल क्यों दे रहे हैं। बेसिकली कंज्यूमर स्टोरी, नैरेटिव, स्ट्रक्चरल गुड लाइक अर्निंग एंड ROICs आर वेरी हाई। तो माने जैसे वेदांत फैशन का ROIC 35 से 40% है। यहाँ पे मैंने टाइटन नहीं डाला, तो टाइटन का भी इतना ही मिलता है। टाइटन का तो शायद आई थिंक 120-130 का भी है इस टाइम पे। उसका भी ROIC स्टोर लेवल पे 20-25% है। मेट्रो ब्रांड्स का भी जो ROIC स्टोर लेवल पे, जो स्टोर इकोनॉमिक्स है, जो एक फुल्ली ऑपरेशनल स्टोर है, तो वहां पे 78% का ROIC है। तो मेट्रो का अगर हम इन डेप्थ वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं, इसमें मैं आपके साथ आज बुल बेयर बेस सिनेरियो नहीं, तो व्हाट आई विल डू कि मैं पी रेशियो कितना बैकफिल करेगी, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग लगा के आज हम देखेंगे। एक्चुअली में ये थिंकिंग गलत भी हो सकती है, थिंकिंग ज्यादा भी हो सकती है, तो एक बार करके देखते हैं। तो आज कंपनी का मार्केट कैप माने जो प्राइस है, तो मार्केट कैप टू अर्निंग्स अगर हम देखते हैं, तो मार्केट कैप आज 16,085 करोड़ है। अब क्योंकि FY22 में 2 क्वार्टर कोविड का फुल इम्पैक्ट था, तो ये जो 65-66 करोड़ की अर्निंग्स है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो आई थिंक आज मेट्रो का जो पी रेशियो है 240 के आसपास है। तो 240 का माने पी रेशियो इज लाइक 70-80 करोड़ का यहाँ पे जो अर्निंग है वो दिखता है। फिर अगर हम Q3 FY22 के अंदर पैट देखते हैं, तो मेट्रो का 101 करोड़ का पैट सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर आया है FY22 के। माने एक क्वार्टर में 101 करोड़ का पैट। तो FY23 में तो अभी मैं बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव होके ले रहा हूँ। तो माने एक क्वार्टर में 101 करोड़ का पैट है, एंड Q3 सीजनली स्ट्रॉन्ग, एंड ये 38% ग्रोथ है एज कम्पेयर टू प्री कोविड क्वार्टर। माने Q3 FY22 में जो ग्रोथ थी, उसके ऊपर से 38% ज्यादा है, क्योंकि क्योंकि मैंने आपको बताया ऑफलाइन मॉडल है बिजनेस का, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, तो इसको हम सही से गेज नहीं कर सकते अर्निंग्स को। तो यहाँ पे FY23 में अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 290 करोड़ आता है, तो अगेन मैं जानबूझ के कंजर्वेटिव हो रहा हूँ एस्टिमेट्स में, पर अगर देखते हैं, सपोज करते हैं अगर 290 करोड़ के आसपास का पैट आता है, तो 1 ईयर फॉरवर्ड में ये आज कंपनी 55.5 टाइम्स के बीच है। बट अगर इस कंपनी में पैसा बनता है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि किस सिनेरियो में पैसा बनेगा, अगर आप लोग मेरे साथ यहाँ पे सारे जुड़े हुए हैं तो आज Q3 में 100 करोड़ का पैट है, Q4 में सपोज करते हैं 80-90 करोड़ का पैट आता है, एंड Q1 एंड Q2 में सपोज करते हैं 120-130 करोड़ का पैट आता है, बिकॉज बिजनेस में सीजनैलिटी है। तो एक्चुअली में अगर यहाँ पे इन्होंने 35 नेट स्टोर्स ऐड करे हैं, एंड इनका जो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट है, वो भी शायद अभी प्री कोविड लेवल पे नहीं किया। तो एक्चुअली में अगर FY23 में अगर 350 टू 400 करोड़ के बीच में पैट आता है इस कंपनी का, माने अगर इस Q3 के पैट से भी अगर 10-20% ग्रोथ दिखे, एंड Q4 में भी 80 करोड़ का पैट दिखे, एंड Q1 एंड Q2 में भी ऑलमोस्ट 120 करोड़ का पैट दिखे, तो दैट इज व्हेन आई थिंक इस कंपनी के अंदर शायद से री रेटिंग हो सकती है कि 350 टू 400 करोड़ का अगर पैट आए FY23 में। क्योंकि सारे एनालिस्ट या पूरी इस टाइम पे जो जो भी एनालाइज कर रहे हैं बिजनेस को, कंज्यूमर रिटेल बिजनेस है, तो 1 ईयर फॉरवर्ड या 2 ईयर फॉरवर्ड पे कर रहे हैं। तो आप ट्रेलिंग 12 मंथ पे जो पी रेशियो है, उस टाइम पे आपको मिसलीडिंग लगेगी। बाटा में भी मिसलीडिंग लगेगी 350 या 550 टाइम्स की, क्योंकि कोविड इम्पैक्टेड अर्निंग्स है, अर्निंग्स भी नहीं है इस टाइम पे। So again, if the PAT is between 350 to 400 crores, then इसका PE multiple 1 ईयर फॉरवर्ड कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 40 to 45x के बीच में। एंड अगर 40 to 45x के बीच में हुआ, तो आई सीन दीज बिजनेसेस ट्रेडिंग बिटवीन 50 to 60x, क्योंकि कंज्यूमर स्टोरी है, एंड एक्चुअली में इंस्टीट्यूशन को ये स्टॉक्स बहुत पसंद आते हैं। एंड सेकेंडली एक और क्या चीज है, स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी फ्लोट नहीं है। तो राकेश झुनझुनवाला एंड हिज फैमिली owns close to 15%, promoters own 75%, rest of it is owned by the FIIs, so I think 3-4% float है। So again, higher valuation would be surprising to me if the company grows। तो यहाँ पे मैं तीन ही चीजें लगाता हूँ हमेशा कंपनी के लिए, कि अगर वैल्यूएशन सिंपल है, तो जैसे हमने KEI की वीडियो में देखा था, जैसे आई पर्सनली ओन उषा मार्टिन, तो उसमें सिंपल वैल्यूएशन थी, 7-8 की पी पे ले रहे थे, तो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था। तो सिंपल वैल्यूएशन थी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। फिर सेकंड होता है अवॉइड। यहाँ पे सपोज करते हैं आज अगर मैं टाटा एलेक्सी देख रहा हूँ पर्सनली, तो अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन बाय एनी मीन। तो वहां पे मेरे को लगता है कि वैल्यूएशन में जस्टिफाई नहीं कर सकता कि वो बिजनेस बहुत लीनियर ग्रोथ बिजनेस है, नॉन लीनियर ग्रोथ बिजनेस तो है ही नहीं वो, जिसको 110 और 120 का भी मिले। एंड थर्ड आर टू टफ बॉक्स। सो इफ मेट्रो ग्रोज, देन इट ग्रोज एट रीजनेबल प्राइसेस, बट इफ इट डजंट ग्रो, देन इट बिलोंग्स टू टू टफ बॉक्स फॉर इट। तो करेंटली मेरे लिए तो ये टू टफ बॉक्स में है, बाकी मेरे को किसी और का नहीं पता। बट मैं आपके लिए जो वैल्यूएशन टेम्पलेट है, ये जरूर मैं आपके लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर डाल दूंगा। एंड एक बार आप खुद की भी अजम्पशन बना के देखिए कि आपको क्या समझ आती है वैल्यूएशन,
क्या आपको लगता है कि हम वैल्यूएशन बारे में सही तरीके से सोच रहे हैं, या हम वैल्यूएशन बारे में जो हमारी थिंकिंग है शायद से वो गलत है, या आपके आपके ओपिनियन में क्या है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड साथ साथ ये जो वैल्यूएशन का लिंक है, जो भी SOIC ट्राइब मेंबर्स है, आपके लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर इस टाइम पे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आई थिंक I'll also share the thing in the SOIC Telegram group over here, right? So SOIC Telegram group पे I've shared the valuation link as well. So this was the valuation of the companies, and with this we'll go towards the conclusion. दिस वॉज एनालिसिस ऑफ द फुटवेयर इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट एनालिसिस हमारा किस पे होना चाहिए, आप मेरे को जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। सो द फर्स्ट चॉइस इज एक्चुअली अ कंपनी दैट इज डूइंग अ मैमथ केपेक्स केमिकल इंडस्ट्री में, एंड दिस कंपनी इज रन बाय द फॉर्मर MD ऑफ एशियन पेंट्स। तो आज इस कंपनी का मार्केट कैप कुछ 1800 to 1900 करोड़ के बीच में ही है, एंड यहाँ पे जो केपेक्स का साइज आ रहा है वो इस कंपनी का टॉप लाइन यहाँ से ऑलमोस्ट 100% ग्रो कर सकता है। सेकंड चॉइस इज एक्चुअली अ डिफरेंशिएटेड NBFC विच इज डूइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन फिनटेक, एंड इस कंपनी का मार्केट कैप आज 50 to 60,000 करोड़ का है। So these are the two choices. So do let me know in the comment section whether we should do the analysis on company A or company B. Thank you so much for watching. See you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.